नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईबीडी पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 की प्रक्रिया आपका जारी है, जिसमें आपको जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। तो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिए हैं। तो कुछ गलतियां जो होती है वो स्टूडेंट के द्वारा बार बार दोहराई जाती है, जिसके कारण जो है वो आपका रेस में बहुत पीछे छूट जाते हैं। यदि आप जो है स्टार्टिंग से ही कुछ पॉइंट पे आप लीड करते चलेंगे तो आपका जो है लास्ट जाते जाते आप रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे और आपको जो है जॉब लेने में थोड़ा आसानी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, फॉर्म भरते समय से ही आपको केयरफुल रहना चाहिए और हर एक बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे जो है बार बार एक माइनर मिस्टेक दोहराई जाती है, जिसके कारण से जो दोस्तों आपको जो थोड़ा सा के लिए आप जो है रेस में पीछे चले जाते हैं और फाइनली आप जो है बहुत पीछे नजर आते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना चाहिए और जिससे आप जो है औरों से रेस में आगे बने रहें। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग वो सारे बातों को डिस्कस करेंगे जिसके कारण से जो दोस्तों आप रेस में थोड़ा थोड़ा करके पीछे छूटते चले जाते हैं और आपको जो है फाइनली जॉब लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी सब में सारी बातें को दिया जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने के कारण 63 से 64 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है, जिसमें जो है आपको सब नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत बातें को नहीं समझते हैं और डायरेक्ट जाके फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो सारे बातों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिसपे हम लोग सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे है, तो आप देख सकते हैं पैरा नंबर 8, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्शन फॉर कैंडिडेट हु आर फाउंडेड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको जो है बहुत सारे बातों को इससे पहले समझना होगा। चलिए इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि यदि आपने पोस्ट प्रेफरेंस जिस पोस्ट के लिए चूज किया है और यदि आप उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं होते हैं और आप सिर्फ उसी पोस्ट के कट ऑफ से पार हैं, तो आपको जो है दूसरे पोस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ यही बात को दिया गया है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग जो 17 टाइप के पोस्ट दिए गए हैं उसको आपको समझना होगा और उसके बाद जो है दोस्तों उसी के हिसाब से आपको इस बात को समझना होगा। तो वीडियो के लगातार बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो लगातार देखते रहना, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए और आप कोई भी बात मिस ना करें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका CN नंबर RRC 01/2019 में पोस्ट पर पैरामीटर्स यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों कुल मिला के आपका 17 पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट ब्रीज, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट डिपोर्ट, ये सब मिला के आपका कुल मिला के 17 पोस्ट है। और इसमें जो दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका दिया गया है C1 B1 B1 C1, इस तरीके से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आपने जिस प्रकार से आपका पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है 1 से 17 तक, उसी प्रकार से आपने पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर दिए हैं और उसी तरीके से आपने फॉर्म भर दिए हैं। तो दोस्तों यदि आप CBT देने के बाद यदि आपके उतने ही मार्क्स आते हैं जितने कि आप जो है सिर्फ असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई हुए हों, यानी पहले पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो आपको जो है पहले पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड को देना होगा। और यदि आप इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं होते हैं तो जो दोस्तों आपको असिस्टेंट ब्रीज के आपको जो है दूसरे यानी कि दूसरे जो पोस्ट प्रेफरेंस दिए गए हैं उसमें जो है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और दोस्तों यदि ऐसा होता है कि यदि आपने असिस्टेंट और असिस्टेंट ब्रिज दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद यदि आपके मार्क्स इतने आ गए हैं कि असिस्टेंट ब्रिज के क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर गए, और साथ ही साथ यदि मान लेते हैं कि असिस्टेंट ब्रिज का क्वालिफाइंग मार्क्स 65 नंबर है और असिस्टेंट वर्कशॉप वाला का क्वालिफाइंग मार्क्स 70 नंबर है, तो यदि आपने 70 नंबर ले आए हैं, तो यदि आपने इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं पास हुए, तब आपको जो है B1 वाले में मौका दिया जाएगा इस केस में। और यदि आप जो है सिर्फ असिस्टेंट ब्रिज के ही यानी 65 नंबर ही आया है और यदि आप इसके ही सिर्फ एलिजिबल हैं, तो आपको इसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यदि आपने इसमें क्वालिफाई नहीं किए इसके मेडिकल स्टैंडर्ड को, तो आपको जो है वहीं से आपको जॉब से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है दोस्तों। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे मेन बात होता है दोस्तों कि आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि यदि आपने सबसे हाईएस्ट रैंक के पोस्ट को सबसे पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे आपने रैंकिंग को कम किया, यानी कि जो सबसे अच्छा पोस्ट है जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट जो 16 नंबर का पोस्ट है वो ग्रुप डी में सबसे अच्छा पोस्ट है। तो इस तरीके से आपने सबसे अच्छा पोस्ट को पहले सिलेक्ट किया है, तो उसके बाद जो है उसके सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, इस तरीके से जिसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है, उसके बाद हाई से लो यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने
जो है पोस्ट को सिलेक्ट किया है, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि यदि आप जो है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर के पोस्ट को पार कर जाएगा कट ऑफ मार्क्स, तो आपका जो है बाकी सबका जो है आपको बाकी सब में यदि उसमें उसके मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो आपको बाकी सब में मौका दिया जाएगा। यानी दोस्तों सेकंड पोस्ट, थर्ड पोस्ट आपको उसमें जो है मौका दिया जाएगा आपको मेडिकल देने के लिए। तो इस तरीके से आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो इसमें पोस्ट है वो आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये असिस्टेंट वर्कशॉप का भी अच्छा पोस्ट है, असिस्टेंट C&W का भी अच्छा पोस्ट है। तो ये सब जो है दोस्तों असिस्टेंट सिंगल एंड टेलीकॉम का ये आपका अच्छा पोस्ट है, और यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये सब जो है दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के दौरान इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस करना चाहिए जो कि आपका जो है सबसे ऊपर है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको नीचे यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। और मैं इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आई के पास आपको जो है दोस्तों वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस करना चाहिए और इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद जो है आपका जो है CBT का एग्जाम आता है। तो CBT का एग्जाम जो है दोस्तों उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मन में बहुत सारे स्टूडेंट ये हवा बना के चले जाते हैं कि आपको जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, 70 नंबर स्कोर करना है, 80 नंबर स्कोर करना है, जिसके कारण से वो निगेटिव मार्किंग करके चले जाते हैं और उनका जो है मार्क्स बहुत ही कम हो जाता है। तो आपने इस बार ग्रुप डी में देखा है दोस्तों कि कभी कभी क्या हुआ कि जिनका जो 45 नंबर आ रहा था उनका सिलेक्शन हो गया और जिनका जो है आपका 65 नंबर आ रहा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सब जो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण जो होता है, जिनका टफ शिफ्ट पड़ जाता है तो उनका जो है नॉर्मलाइज होकर बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो यदि आपका जो है एग्जाम पड़ा और उसमें आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो यानी आपका जो है एग्जाम बहुत ही टफ शिफ्ट में पड़ गया है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने क्वेश्चन आराम से करके आना है। यदि आप 50 नंबर भी कर रहे हैं तो आपका टफ शिफ्ट है जिसके कारण से आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जो है निगेटिव अटेम्प्ट कभी ना करें। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको निगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना। और दोस्तों एक बात को और एक अगला बात है जो दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है कि अब जो है प्रिपरेशन करना है तो आपको अब आपको जो एक पता चल गया है कि किस तरीके का आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पिछली बार जो ग्रुप डी के एग्जाम पड़े हैं उसमें लगभग 150 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। तो आपको लगभग 150 क्वेश्चन पेपर हैं। तो आपको क्या करना है कि जाके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। उसके बाद हर एक सेट को आप दीजिए और उसमें जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लें। यानी कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें जो उससे रिलेटेड टॉपिक को आप अच्छे से अध्ययन कर लें और उसको अच्छे से याद कर लें, ताकि नेक्स्ट बार उस टॉपिक से सवाल आए तो आपको जो है उस टॉपिक से सवाल न छूटे। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, यानी कि आपको अच्छे से CBT पास करना है, तब आपको जो है दोस्तों फिजिकल और मेडिकल की बारी आती है। तो सबसे पहले जो दोस्तों आपका जो है फिजिकल में ही पास होना CBT में ही पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी का वीडियो आपको दे दूंगा जिसमें आपको जो है किस तरीके से फॉलो करना है प्रिपरेशन को, जिससे आपको जो है अच्छे से सिलेक्शन हो पाए, आप जो है अच्छे से एकदम सिलसिलेवार ढंग से राइट वे में आप जो है उसका प्रिपरेशन कर सकें दोस्तों। और होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे आप वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब में ये वो, और उसके बाद आप जो है उसको नोट नहीं करते हैं और उसमें पढ़ते नहीं है, उसको आप कंटेंट को याद नहीं करते हैं। बहुत सारा आप सिर्फ देख के सुन लेते हैं तो आपको याद नहीं रहता, फिक्स्ड मेमोरी में नहीं जाता है, जिसके कारण से जो दोस्तों आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है लेकिन वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में 100% नहीं दे पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक खरीदना और उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए मैं एक आपको वीडियो ला के दे दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सारे बातों को मैं क्लियर कर पाऊँगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।